नमस्कार दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस का जीवन, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा और आज़ाद हिंद सरकार जैसे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को आसान तरीके से समझेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आए आपका नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन के बारे में। पहला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध और सम्मानित वकील थे, जबकि उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, अनुशासित और देशभक्त स्वभाव के थे। आगे चलकर उन्हें भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने गए। यहाँ पर उनका चित्र भी देख सकते हैं कि आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक महान देश प्रेमी, एक महान देशभक्त के रूप में जाने जाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस के मन में बचपन से ही देश के प्रति गहरा प्रेम और देशभक्ति की भावना थी। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, क्योंकि विवेकानंद जी ने उन्हें आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा दी। वहीं चित्तरंजन दास को वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, क्योंकि उन्हें सुभाष चंद्र बोस को राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण 1923 में कलकत्ता के मेयर बने। अंग्रेज सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता और देशभक्ति से डरने लगी, इसलिए 1924 में उन्हें गिरफ्तार करके बर्मा, जो म्यांमार है, उसकी मांडले जेल में भेज दिया गया। इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस शुरू से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संगठन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगार थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्र करना था। उस समय कई नेता केवल कुछ अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन यह संगठन भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूरी आज़ादी की मांग को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। अब हम देखेंगे कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस जी का भूमिका, जो कि 1938 में हरिपुरा में देखने को लिए मिलता है और 1939 में त्रिपुरी में देखने को लिए मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि उस समय कांग्रेस देश का सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन था। अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए अधिक तेज और मजबूत संघर्ष पर जोर दिया था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था भारत के भविष्य में आर्थिक विकास की योजना तैयार करना था, ताकि देश में उद्योग, खेती, शिक्षा और रोजगार को बेहतर बनाया जा सके। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आज़ादी के बाद भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बने। नेक्स्ट पॉइंट, 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का पद जीता, लेकिन इसके बाद उनके और महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद हो गया। सुभाष चंद्र बोस
अंग्रेजों के खिलाफ तेज और कठोर कदम उठाना चाहते थे, जबकि गांधी जी अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके पर जोर देते थे। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना गया। अब हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचारों के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य देशभक्त लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाना था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को जल्द से जल्द पूर्ण स्वतंत्रता मिले, इसीलिए उन्होंने इस नए दल के माध्यम से अपने विचारों और आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करके सुभाष चंद्र बोस ने देश के क्रांतिकारी युवाओं, देशभक्त, देश प्रेमी को संबोधित करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अंदर और बाहर मौजूद सभी देशभक्त, क्रांतिकारी और वामपंथी लोगों को एक साथ लाकर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत तथा तेज बनाना था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि सभी राष्ट्रवादी शक्तियां मिलकर भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र कराएं। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1940 में एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि वे अंग्रेज के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को केवल पूरी स्वतंत्रता चाहिए, इसीलिए अंग्रेजों के साथ नरमी या समझौते की नीति अपनाने के बजाय संघर्ष को और तेज करना जरूरी है। अब हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी का विदेश यात्रा को, जिसमें वो जर्मनी में जाकर वो हिटलर से मिले थे और वहां पर रेडियो का प्रसार किया था अंग्रेजों के खिलाफ। पहला पॉइंट, जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की नज़रों से बचकर गुप्त रूप से भारत से निकल गए। वे कलकत्ता से पेशावर गए और वहां से रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और फ्री इंडियन लीजन नाम की एक सेना भी बनाई, ताकि विदेश में रहकर भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात। नेक्स्ट पॉइंट, 1942 में बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना और भारत की आज़ादी का संदेश पहुंचाना था। इस रेडियो ने 7 जनवरी 1942 को पहली बार प्रसारण शुरू किया। इसके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस देशवासियों को प्रेरित करते थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाते थे। बाद में 23 अक्टूबर 1942 को उन्होंने इसी रेडियो से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी की थी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1942 में जर्मनी के बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो का स्थापना करके अपने देशवासियों को प्रेरित करते थे आज़ादी के लिए और अंग्रेजों के काले कानून के विरोध में यहाँ से प्रचार प्रसार करते थे। अब हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी का, वो सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का। फर्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद फौज बनाने का विचार सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसके बाद 28 मार्च 1942 को टोक्यो में रासबिहारी बोस ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारतीय सैनिकों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ सेना बनाने पर चर्चा हुई। इसी विचार के आधार पर सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज, जिसे INA भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का औपचारिक गठन किया गया। हालांकि शुरुआत में कई कठिनाइयों और मतभेद के कारण इसके प्रारंभ प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सके।
लेकिन बाद में जब सुभाष चंद्र बोस ने इसका कमान संभाला तो वो आगे ब्रिटिश सरकार के काल के रूप में उभरा। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में रासबिहारी बोस का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने इसकी नींव रखी और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने का काम शुरू किया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना की कमान संभाली और इसे और अधिक मजबूत, संगठित तथा प्रभावशाली बनाया। उसके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। नेक्स्ट पॉइंट, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां उन्हें आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। इसके बाद अक्टूबर 1943 में उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, यानी उसे नए तरीके से व्यवस्थित और मजबूत बनाया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, तब वो अपने सैनिकों को देश के प्रति अपना प्राण का बलिदान करते हुए, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करते हुए आज़ादी लेने के लिए अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA कहा जाता था, क्योंकि यह सेना भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला, तब उन्हें इसे आज़ाद हिंद फौज नाम से लोकप्रिय बनाया। इस नाम ने लोगों में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को और अधिक मजबूत किया और अंग्रेज सरकार के काल के रूप में खड़ा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से सशस्त्र संघर्ष यानी लड़ाई के माध्यम से आज़ाद कराना था। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि केवल आंदोलन और बातचीत से नहीं, बल्कि ताकत और संगठन के जरिए भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इस सरकार को बनाने का मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि भारत के लोग अपनी एक स्वतंत्र सरकार चलाने के योग्य हैं और वे अंग्रेजों के शासन को नहीं मानते। आज़ाद हिंद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज ने आज़ाद हिंद सरकार बनाकर अपने देशवासी और सैनिकों को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद सरकार की सेना आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA थी, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इस फौज का मुख्य नारा दिल्ली चलो था, जिसका मतलब था कि अंग्रेजों को हराकर दिल्ली तक पहुंचाना और भारत को आज़ाद कराना। वहीं जय हिंद नारा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना। सुभाष चंद्र बोस की इस अस्थायी सरकार को दुनिया के लगभग 9 देशों ने मान्यता और समर्थन दिया था। इसमें जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, फिलीपींस, मंचुकुओ, क्रोएशिया, थाईलैंड और चीन की नानकिंग सरकार प्रमुख थी। इस देश के समर्थन से आज़ाद हिंद सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और भारत की आज़ादी की लड़ाई को विदेशों में भी मजबूत मिला। यहाँ पर हम एक नोट को देख लेते हैं। जय हिंद नारा सबसे पहले अबीद हसन सफरानी ने दिया था, जो आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीब सहयोगी और अधिकारी थे। बाद में नेताजी ने इस नारे को अपनाकर पूरे देश में एक राष्ट्रीय अभिवादन और देशभक्ति के प्रेरणादायक नारे के रूप में लोकप्रिय बना दिया। जय हिंद का सीधा अर्थ है भारत की जय हो। यह नारा लोगों में देश प्रेम, एकता और आज़ादी के लिए उत्साह भरने का काम करता था। इसलिए धीरे धीरे ये पूरे भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय नारा बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद फौज में कई महत्वपूर्ण ब्रिगेड बनाई गई थी, जिसमें सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड प्रमुख थी। इन ब्रिगेडों का काम भारत की आज़ादी के लिए संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। खास बात यह थी कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। महिलाओं के लिए नारी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम की एक विशेष सेना बनाई गई,
जिसका नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में रखा गया था। इस रेजिमेंट की कमान लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी, जिन्होंने बहादुरी और नेतृत्व का शानदार उदाहरण पेश किया। देश के प्रति उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1998 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के साथ सुभाष चंद्र बोस और लक्ष्मी सहगल, जिन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, वो आज़ाद हिंद फौज की प्रसिद्ध महिला सेनानी और डॉक्टर थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थी और भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गई थी। अब हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज सरकार को जापान ने जो सहयोग दी थी उसके बारे में। पहला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान अंग्रेजों की ताकत को कमजोर करना चाहता था, इसलिए वो भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन कर रहा था। वर्ष 1942 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था। बाद में जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाई, तब जापान ने 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों को प्रतीकात्मक रूप से आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि जापान सुभाष चंद्र बोस और उनकी सरकार का समर्थन करता है तथा उनकी सरकार को एक वैध और स्वतंत्र भारतीय सरकार के रूप में पहचान देना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप के नाम बदलकर अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज नाम दिया। इन नामों का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के भावना को सम्मान देना था। हालांकि जापान ने ये द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को सौंपने की घोषणा की थी, लेकिन वास्तव में इन पर पूरा नियंत्रण जापान के पास ही बना रहा। यानी ये सत्ता हस्तांतरण का अधिकतर प्रतीकात्मक था, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि जापान आज़ाद हिंद सरकार का समर्थन कर रहा है। अब हम देखेंगे बर्मा यानी कि म्यांमार से आसाम से होते हुए भारत में आज़ाद हिंद फौज को उतारने की सोच सुभाष चंद्र बोस की, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जनवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून यानी बर्मा की राजधानी ले जाया गया। बर्मा जो कि आज का म्यांमार है, क्योंकि रंगून भारत की सीमा के ज़्यादा करीब था और उस समय यह जापान के नियंत्रण में था। इससे सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना को भारत की ओर आगे बढ़ने, सैनिक और हथियारों की व्यवस्था करने तथा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध अभियान चलाने में अधिक सुविधा मिली। यहीं से नेताजी ने दिल्ली चलो अभियान को और तेज किया, जिसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करना था। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश करने के लिए इम्फाल और कोहिमा की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की और अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज इम्फाल और कोहिमा की दिशा में आगे बढ़ते हुए रास्ते में दिल्ली चलो का नारा देते हुए वो भारत की ओर कूच करते हुए दृश्य को। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1944 को बर्मा जो कि आज की म्यांमार है, उस बर्मा की राजधानी रंगून में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस नारे के माध्यम से नेताजी लोगों और सैनिकों को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित करना चाहते थे। उनका कहना था कि यदि भारतीय अपने देश के लिए त्याग, बलिदान और जरूरत पड़ने पर अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाएं, तो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया जा सकता है। यह नारा लोगों में देशभक्ति, साहस और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना जगाने वाला एक बहुत प्रेरणादायक संदेश बन गया था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने सैनिक और देशवासियों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देते हुए, इस नारा देने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के मन में देश प्रेम जागृत करना और देश की आज़ादी में उनका योगदान देने के लिए इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने म्यांमार की राजधानी रंगून में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, इम्फाल कोहिमा अभियान 1944 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए और जापानी सेना द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। इस अभियान का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य
बर्मा जो कि आज का म्यांमार से आगे बढ़कर भारत में प्रवेश करना और मणिपुर के इम्फाल तथा नागालैंड के कोहिमा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करना था। इसके बाद योजना थी कि असम के रास्ते भारत के अंदर तक आगे बढ़ा जाए और अंग्रेजों के सत्ता को कमजोर किया जाए। साथ ही यह भी उम्मीद थी कि भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे और आज़ादी की लड़ाई में खुलकर शामिल होंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके जो सैनिक हैं वहां पर एक रणनीति कर रहे हैं कि वो मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा से होते हुए वो आसाम तक जाएंगे और तत्पश्चात अपने फौज को भारत में उतारेंगे और वहां पर भारतीयों का भी साथ लेकर हम अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोलेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि उसकी तैयारी की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे मोइरांग यानी कि मणिपुर में तिरंगा फहराया, यानी कि आजाद हिंद फौज का खुद का जो तिरंगा था वो मणिपुर के मोइरांग में पहली बार फहराया गया था। पहला पॉइंट, आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए की टुकड़ियां जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की मणिपुर सीमा तक पहुंच गई थी। इस दौरान मणिपुर के मोइरांग नामक स्थान पर आजाद हिंद फौज ने पहली बार भारतीय भूमि पर तिरंगा झंडा फहराया। ये घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इससे यह संदेश गया कि भारतीय सैनिक अब अपनी आज़ादी के लिए सीधे भारत की धरती पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मोइरांग में तिरंगा फहराना देशभक्ति, साहस और स्वतंत्रता की आशा का एक बड़ा प्रतीक बन गया था उस समय। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मणिपुर के मोइरांग में अपना खुद का जो तिरंगा था वो फहराते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद फौज द्वारा फहराया गया तिरंगा झंडा 3 रंगों, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग का था। ये देखने में भारतीय तिरंगा जैसा था, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर था। इसके बीच की सफेद पट्टियां में अशोक चक्र या चरखे की जगह एक दौड़ता हुआ बाघ बना हुआ था। ये बाघ आजाद हिंद फौज की ताकत, साहस, नेताजी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना का प्रतीक था। इस झंडे का उद्देश्य भारतीयों में जोश और देशभक्ति की भावना जगाना था। मोइरांग में इस तिरंगे को फहराना इसीलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि यह पहली बार था जब आजाद हिंद फौज ने भारतीय भूमि पर अपना झंडा फहराकर भारत की आज़ादी का संदेश दिया था। यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि बीच में जो सफेद पट्टी है उसमें अशोक चक्र के बजाय दौड़ता हुआ बाघ बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जापान की हार, जो कि 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराया था, जिसकी वजह से जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका सीधा असर आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए पर पड़ा। तो इसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी समय में 1945 तक जापान बहुत कमजोर हो चुका था। उसी दौरान अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे जापान को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए जापान की मदद और सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। इसलिए जब जापान हार गया तो आईएनए को भी बड़ा झटका लगा। जापान से सहायता बंद हो जाने के कारण आजाद हिंद फौज के पास लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया और अंत में उसे भी मजबूर होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी समय 18 अगस्त 1945 को खबर मिली कि सुभाष चंद्र बोस ताइवान से जापान की ओर विमान से जा रहे थे। तभी ताइवान के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि इस दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर लंबे समय तक विवाद और अलग अलग मत बने रहे। कई लोगों का मानना था कि वे उस दुर्घटना में नहीं मरे और बाद में भी जीवित थे, इसलिए आज तक ये घटना इतिहास का एक रहस्य मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे लाल किला मुकदमा, जो कि जापान की हार और
सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की घटना की वजह से आजाद हिंद फौज को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और उनके सैनिक और कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा चलाए गए। इस मुकदमा को लाल किला मुकदमा कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के कई सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके भारत लाया। इसके बाद 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए। इन मुकदमों को ही लाल किला मुकदमा कहा जाता है। अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन भारत की जनता ने आईएनए के सैनिकों का खुला समर्थन किया। इस कारण पूरे देश में देशभक्ति की भावना और आज़ादी की मांग और भी तेज हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, लाल किला मुकदमे का सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध मामला 1945 में चला, जिसमें आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के 3 बड़े अधिकारियों शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाया। यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया। इन अधिकारियों की तरफ से देश के कई प्रसिद्ध वकीलों और नेताओं ने उनका बचाव किया, जिसमें भोला भाई देसाई मुख्य वकील थे। उनके साथ तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने भी पैरवी की। इस मुकदमे में पूरे देश में आज़ादी की भावना को और मजबूत कर दिया और जनता खुलकर आईएनए के समर्थन में आ गई। अब हम पढ़ेंगे नौसेना और वायुसेना के विद्रोह, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन नौसेना और वायुसेना में जो भी भारतीय वहां पर नियुक्त थे, उन भारतीयों ने आजाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक को बंदी बनाया जा रहा था और उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे थे, उनके सपोर्ट में इन नौसेना और वायुसेना के जितने भी भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को और रिहा की मांग कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया था। पहला पॉइंट, 1946 में भारतीय नौसेना यानी कि रॉयल इंडिया नेवी और वायुसेना के सैनिकों ने जो विद्रोह किया, उसका एक बड़ा कारण आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा व्यवहार था। जब आईएनए के सैनिकों को गिरफ्तार करके उन पर लाल किले के मुकदमे चलाए गए, तब पूरे देश में लोगों में गुस्सा फैल गया। भारतीय सैनिकों को भी लगा कि जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ें, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी कारण नौसेना और वायुसेना के कई जवान अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। इस घटना ने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि अब भारतीय नौसैनिक भी उनके आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भारत पर ज्यादा समय तक शासन करना मुश्किल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह के मुकदमे चलाने शुरू किए। अंग्रेज उन्हें अपराधी साबित करना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता उन्हें देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी मानती थी। इसलिए पूरे देश में लोगों ने आईएनए के समर्थन में आंदोलन, हड़तालें और प्रदर्शन शुरू कर दिए। जगह जगह लोग लाल किले से आए आवाज सहगल, ढिल्लों और शहनवाज जैसे नारे लगाते थे। इन नारों और आंदोलन से देश में आज़ादी की भावना को और मजबूत कर दिया और अंग्रेज पर भारत छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आजाद हिंद फौज के 3 सैनिक सहगल, ढिल्लों और शहनवाज के ऊपर अंग्रेज सरकार देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, 1946 में जब भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ, तब सैनिक केवल खाने, वेतन और खराब सुविधाओं से ही नाराज नहीं थे, बल्कि वे आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के कैद सैनिकों के साथ हो रहे व्यवहार से भी गुस्से में थे। इसलिए उन्होंने आईएनए के कैदियों को रिहा करने की मांग भी उठाई और आईएनए के कैदियों की रिहा करो जैसे नारे लगाए। इस विद्रोह का असर वायुसेना और कुछ हद तक थल सेना के जवानों पर भी पड़ा, जहां कई सैनिकों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ असंतोष फैल गया। कई जगह उन्हें
हड़ताल और विद्रोह का समर्थन किया। इससे अंग्रेज को साफ समझ आ गया कि अब भारतीय सैनिक भी उनके नियंत्रण में नहीं रहे और भारत पर शासन करना ज्यादा समय तक संभव नहीं होगा। यह बात उनको समझ में आ गया इस घटना की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, इस घटना का अंग्रेजों पर बहुत गहरा असर पड़ा क्योंकि भारत में उनकी सबसे बड़ी ताकत भारतीय सेना की वफादारी थी। अंग्रेज इतने साल तक भारत पर इसलिए शासन कर पाए थे क्योंकि भारतीय सैनिक उनके आदेश मानते थे। लेकिन जब नौसेना, वायुसेना और कुछ हद तक थल सेना के जवान भी विद्रोह करने लगे और आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के समर्थन में खड़े दिखाई दिए, तब अंग्रेजों को बड़ा खतरा महसूस हुआ। उन्हें डर होने लगा कि अगर पूरी भारतीय सेना उनके खिलाफ बगावत कर देगी तो भारत पर शासन करना उनके लिए असंभव हो जाएगा। यही कारण था कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देश भर में बढ़ते आंदोलन, जनता के समर्थन और सेना के अंदर फैलते असंतोष के दबाव में अंग्रेज सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ा। लोगों की मांग थी कि आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के सैनिकों को रिहा किया जाए क्योंकि वे उन्हें देशभक्त मानते थे। इसी दबाव के कारण अंग्रेजों ने आईएनए के कई कैदियों को छोड़ना शुरू किया और जिन सैनिकों को सजा दी गई थी उनकी सजा को कम कर दिया गया या कई मामले में पूरी तरह रद्द भी कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा और संगठित सैन्य प्रयास था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाकर भारत को आजाद कराने की कोशिश की। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश भारतीय सेना के कई भारतीय सैनिकों की सोच बदलने लगी और उनकी अंग्रेजों के प्रति वफादारी कमजोर पड़ने लगी। आईएनए के साहस और बलिदान से देश भर में देशभक्ति की भावना और तेज हुई। इसी कारण अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि अब भारतीय सैनिक भी उनके साथ नहीं रहेंगे और यही बात भारत की आजाद को जल्दी लाने में एक महत्वपूर्ण कारण बनी। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमें फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।